नमस्कार, मैं हूं आर गोपाल सिंह। राम सुगम हिंदी क्लासेज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं वर्ण विचार से संबंधित पार्ट 3 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर के पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं और भी बेहतर वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। मित्रों, निश्चित रूप से ये जो प्रश्न हैं वे रीट, वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल व्याख्याता हिंदी और भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हैं और अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके माध्यम से आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। मित्रों, आइए, पहला प्रश्न है कि निम्न में असंगत कथन है। मित्रों, ध्यान रखें, प्रश्न पत्र में जब प्रश्न आते हैं तो उन प्रश्नों को पढ़ना भी, समझ से पढ़ना भी बहुत मायने रखता है। वो असंगत कथन पूछ रहा है तो आपको अब असंगत कथन ही बताना है। देखिए, पहला प्रश्न है, पहला विकल्प है कि ध्वनि भाषा का लघुतम श्रव्य खंड है। बिल्कुल सही है, ध्वनि भाषा का सबसे छोटा श्रव्य खंड होता है। दूसरा विकल्प है कि वर्ण भाषा का लघुतम दृश्य खंड है। ये भी बिल्कुल सही है, वर्ण भाषा का सबसे छोटा दृश्य खंड होता है। क, च, अ और ई ये वर्ण हैं। ये कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कामता प्रसाद गुरुजी ने भी कहा है कि वर्ण भाषा की वह इकाई है जिसके खंड नहीं होते, तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। अनुनासिकता स्वरों का गुण है। मित्रों, अनुनासिकता स्वरों का गुण होता है, इसमें दिया हुआ है व्यंजन, इसलिए ये कथन हो गया असंगत। अगर यहाँ व्यंजन की जगह पर स्वर लिखा हुआ होता तो हम इसे कथन को भी संगत मान लेते, क्योंकि अनुनासिकता तो स्वरों का गुण होता है, व्यंजनों का गुण नहीं होता, इसलिए असंगत कथन चौथा हो गया। अगला प्रश्न है मित्रों कि निम्न में असंगत कथन है, फिर आपको असंगत कथन बताना है। ए, आई, ओ और औ संयुक्त स्वरवर्ण होते हैं। बिल्कुल सही बात है मित्रों, हमने पढ़ा है उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। ए, ई, उ और री मूल स्वरवर्ण होते हैं। शेष जो स्वरवर्ण हैं अपने, वो संधि स्वरवर्ण होते हैं। संधि स्वरवर्णों को पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है, दीर्घ संधि स्वरवर्ण और संयुक्त स्वरवर्ण या संयुक्त संधि स्वरवर्ण। आ, ई और उ ये तीनों ही दीर्घ संधि स्वरवर्ण कहलाते हैं। ए, आई, ओ और औ ये संयुक्त स्वरवर्ण कहे जाते हैं, तो ये संगत है। अगला आई और औ ये वृद्धि स्वरवर्ण कहलाते हैं। बिल्कुल सही है, ए और ओ गौण स्वरवर्ण है, आई और औ वृद्धि स्वरवर्ण होते हैं। ई, ए, आई ये समरस स्वरवर्ण। मित्रों, ये समरस स्वरवर्ण नहीं होते। ई, उ, उ ई, उ समरस स्वरवर्ण होते हैं, तो इसका मतलब असंगत कथन तीसरा हो गया। ए और ओ अर्ध समरस स्वरवर्ण है। बिल्कुल सही है, तो समृत, अर्धसमृत, विव्रत, अर्धविव्रत, इनके विषय में भी आपको जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। समृत स्वरवर्ण के अंतर्गत ई, उ और री आते हैं। अर्धसमृत के अंतर्गत ए और ओ आते हैं। विव्रत के अंतर्गत दीर्घ आ आता है, और शेष जो स्वरवर्ण हैं वो अर्धविव्रत के अंतर्गत आ जाते हैं, तो इसमें असंगत कथन हो गया तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्न में किस विकल्प में सभी अघोष एवं महाप्राण ध्वनियाँ हैं। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें दी गई सभी ध्वनियाँ अघोष भी हों और महाप्राण भी हों, यानी वह ध्वनि अघोष का भी उदाहरण हो और महाप्राण का भी उदाहरण हो, वो विकल्प आपको चुनना है। तो मित्रों, हम जानते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष होता है, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। अघोष में पहला और दूसरा और महाप्राण में दूसरा और चौथा। इसका मतलब दोनों में कॉमन बात निकल कर के आ गई, दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा वर्ण होगा वो अघोष भी कहलाएगा और महाप्राण भी कहलाएगा। अब आपको वही विकल्प चुनना है। देखिए, ट, ठ, डा ये तीसरा वर्ण हो गया, और तीसरा वर्ण ना तो अघोष होता है और ना ही महाप्राण होता है, इसलिए पहला विकल्प तो होगा ही नहीं। दूसरा देखते हैं हम मित्रों, या, रा, शा और ता। या और रा अंतस्थ वर्ण है। मैं आपको बता दूं कि जो सभी स्वर होते हैं वो सघोष होते हैं, और
जो अंतस्थ वर्ण हैं वो भी सघोष होते हैं। अघोष के अंतर्गत ऊष्म ध्वनियाँ आती हैं। इसका मतलब ये विकल्प भी नहीं होगा। जब या और रा सघोष हो गए, हमें चयन करना है अघोष का और महाप्राण का। तीसरा विकल्प सीधा सा, इसका तो सीधा सा उत्तर है मित्रों कि हमें वो विकल्प चुनना है जिसमें वर्ग के दूसरे वर्ण दिए हुए हों। तो चा छा दूसरा वर्ण, ता था दूसरा वर्ण, पा फा दूसरा वर्ण, टा ठा दूसरा वर्ण। इसका मतलब ये प्रत्येक वर्ग के दूसरे ये जो वर्ण हैं ये वर्गों के दूसरे वर्ण हैं, और वर्गों के जो दूसरे वर्ण होंगे वो कहलाएंगे अघोष भी और महाप्राण भी। चौथा विकल्प भी आप देख सकते हैं, का खा दूसरा वर्ण हो गया, ता था दूसरा वर्ण हो गया, तो दूसरे वर्ण तो अघोष और महाप्राण हो गए। ढा चौथा वर्ण है, चौथा वर्ण महाप्राण तो होता है लेकिन अघोष नहीं होता, क्योंकि अघोष में तो वर्ग के पहले और दूसरे ही वर्ण आते हैं, जबकि ये चौथा वर्ण है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर हो गया इसमें तीसरा। तो तीसरा विकल्प इसमें मित्रों सही है। इस तरह के प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं। अब एक ही क्वेश्चन में आप देखिए दो तरह की जानकारी आपसे मांग ली गई, अघोष की भी और महाप्राण की भी। सही आंसर तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न, निम्न में सुमेलित नहीं है। अब देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियाँ। मित्रों प्रश्न भले ही इसमें कम हो लेकिन जानकारी बहुत सारी दी गई है। दंत ध्वनियाँ देखिए, हम जानते हैं लृतुल सानाम दंता, तवर की ध्वनियाँ दंत होती हैं, ला भी दंत होता है, ता था दा धा ना दंत हैं, ये सा भी दंत होता है। तो लृतुल सानाम दंता, लृ का मतलब लृ होता है, तू का मतलब तवर की ध्वनियाँ, लृ तो ल, ला भी आ गया, लृतुल सानाम दंत है, तो ये सभी दंत ध्वनियाँ हैं। नासिक में प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण आ रहा है, तो ये प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण है। ये चवर का पंचम वर्ण हो गया, ये कवर का हो गया, ये तवर का हो गया, तो ये भी सही है। कंठोष्ठ में आप देखिए ए और ऐ, ये कंठोष्ठ नहीं है मित्रों, क्योंकि ए और ऐ तो कंठ तालव्य ध्वनियाँ हैं। देखिए ए जो है ये बना है आ और ई के योग से। आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ और इचुएशा नाम तालु। तो ए जो है आ और ई के योग से बनता है, तो ए का उच्चारण स्थान भी कंठ तालु हुआ। कंठोष्ठ जो उच्चारण स्थान है वो तो ओ और औ का है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ नहीं है। इसका मतलब ये जो विकल्प है ये सुमेलित नहीं है। मूर्धन ध्वनियों में हम जानते हैं ऋटुट षाणाम मूर्धा, टवर की ध्वनियाँ मूर्धन्य होती हैं, ये सा मूर्धन्य है ही और रा भी मूर्धन्य है। ऋटुट षाणाम मूर्धा के अंतर्गत ये सारी ध्वनियाँ दी हुई हैं। इसका मतलब सही जो सुमेलित नहीं है इसमें वो हो जाएगा तीसरा विकल्प, क्योंकि कंठोष्ठ के अंतर्गत ओ और औ की ध्वनियाँ आती हैं, ए और ऐ कंठ तालु हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विकल्प में सभी सघोष और महाप्राण ध्वनियाँ हैं। फिर वही बात आ गई मित्रों। तो हम जानते हैं सघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है, और महाप्राण के अंतर्गत दूसरा और चौथा वर्ण आता है। अब आप देखिए सघोष और महाप्राण में कॉमन वर्ण कौन सा हुआ, चौथा वर्ण सघोष में भी आ रहा है और चौथा वर्ण महाप्राण में भी आ रहा है। इसका मतलब हमें वो विकल्प चुनना है जिसमें वर्गों के चौथे वर्ण दिए हुए हों। देखिए चा छा ये दूसरा वर्ण है, और दूसरा वर्ण महाप्राण तो होता है लेकिन सघोष नहीं होता। महाप्राण तो होता है लेकिन सघोष नहीं होता दूसरा वर्ण। इसका मतलब ये विकल्प तो हो ही नहीं सकता। आगे देखो, पा फा बा भा, चौथा वर्ण है भा पवर्ग का, तो चौथा वर्ण तो दोनों जगह आ रहा है, इसका मतलब ये विशेषता है। लेकिन दूसरे वर्ण पर चलते हैं, पा फा, यहाँ केवल दूसरा ही वर्ण है, और दूसरा वर्ण तो केवल महाप्राण होता है, सघोष नहीं होता। इसका मतलब फा के आने से और था के आने से ये विकल्प भी नहीं हुआ।
अगला है चा छा जा झा चौथा वर्ण, का खा गा घा चौथा वर्ण, टा ठा डा ढा चौथा वर्ण। और प्रत्येक वर्ग का जो चौथा वर्ण होता है वो महाप्राण भी होता है और वो सघोष भी होता है। इसका मतलब ये विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। अगले विकल्प पर भी देख लीजिए आप, पा फा दूसरा वर्ण है और दूसरा वर्ण तो तुम्हारा सघोष हो जाएगा लेकिन महाप्राण हो जाएगा लेकिन सघोष नहीं होगा। इसका मतलब तीसरा विकल्प बिल्कुल इसमें सही है। तो इस तरह के प्रश्न भी आजकल पूछे जाते हैं, एक ही प्रश्न में से कई कई जानकारियां आपसे ली जाती हैं। सघोष और महाप्राण तीसरा विकल्प, इनका तरीका यही है। पहले आप सघोष देख लो, सघोष में आते हैं तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण। महाप्राण में आते हैं दूसरे और चौथे वर्ण। कॉमन कौन से हुए? चौथे। इसका मतलब चौथे वर्ण वाला विकल्प को चुन लीजिए आप, वही सघोष और महाप्राण का हो जाएगा। जहाँ प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण आ रहा हो वो सघोष और महाप्राण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? तो मित्रों, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हम जानते हैं अघोष। अघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है। इसका मतलब ये तो नहीं होगा विकल्प, क्योंकि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है पूछा जा रहा है, तो अघोष तो होगा नहीं। सघोष, सघोष देखते हैं। सघोष के अंतर्गत मित्रों प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये पूछ रहा है तो ये सघोष हो गया। अगला विकल्प घोष भी दिया हुआ है, तो मित्रों सघोष कह लीजिए चाहे घोष कह लीजिए, दोनों का मतलब एक है। ये बात मिल रही है हमें चौथे विकल्प में, दूसरा एवं तीसरा। दूसरा एवं तीसरा, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा चौथा। सघोष भी कहते हैं और सघोष को हम घोष भी कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष और घोष जो चौथे विकल्प में दिया हुआ है, चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, चौथा विकल्प। अगला प्रश्न, निम्न में अयोगवाह है। तो मित्रों हम जानते हैं अयोगवाह में, अयोगवाह के अंतर्गत अनुस्वार और विसर्ग ये दो ध्वनियाँ आती हैं, तो अल्पप्राण अयोगवाह नहीं होते, विसर्ग अयोगवाह होता है। महाप्राण भी अयोगवाह नहीं होते। डा और ढाई और छिप ध्वनियाँ हैं, ये भी अयोगवाह नहीं होती। तो अयोगवाह के अंतर्गत अनुस्वार और विसर्ग की ध्वनियाँ आती हैं। विसर्ग हमारा विकल्प में दिया हुआ है, तो सही विकल्प हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्न में किस विकल्प में आगत स्वर का प्रयोग हुआ है? आगत स्वर वर्ण हम जानते हैं अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आया है इस तरह से। आँख, ये तो अनुनासिक ध्वनि है, चंद्रबिंदु लगा हुआ है, तो ये आगत स्वर नहीं है। नाक, ना में दीर्घ आ है जो हिंदी का ही अपना स्वर है। किताब छोटी ही है जो हिंदी का ही अपना स्वर है। कॉलेज, तो ये जो कॉलेज शब्द है इसी में आगत स्वर वर्ण का प्रयोग हुआ है। कॉलेज है, नॉलेज है, चॉकलेट है, इसी तरह के ये शब्द हैं। तो चौथा जो विकल्प है इसमें आगत स्वर वर्ण का प्रयोग हुआ है, कॉलेज। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार मात्रा चिन्हों की संख्या कितनी है? तो मित्रों हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन ह्रस्व आ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। ह्रस्व आ को छोड़कर के शेष जो हमारे 10 स्वर वर्ण बचते हैं उन्हीं के हिसाब से मात्रा चिन्हों की संख्या भी निर्धारित की गई है 10। तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार मात्रा चिन्हों की संख्या हो गई है 10। अगला प्रश्न है, निम्न में उदासीन स्वर कौन सा है? ऐ, औ, उ, अ। अब इनमें से हमें देखना है उदासीन स्वर वर्ण कौन सा है। तो मित्रों इसमें उदासीन जो स्वर वर्ण है हमारा वो आ है। आ को उदासीन स्वर वर्ण कहा जाता है क्योंकि इसके उच्चारण में ओष्ठ उदासीन हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, इसलिए ह्रस्व आ को उदासीन स्वर वर्ण कहा जाता है। तो इस तरह से मित्रों ये कुछ प्रश्न थे
उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होंगे। धन्यवाद मित्रों।